और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है। और आजकल मैं चाहता हूं सीधे सीधे कार्यक्रम शुरू करें। बड़ा मुश्किल काम होता है पहले कवि के लिए। आप तो थोड़े बहुत जागृत भी हैं, वरना हम लोग तो ऐसी जगह कई बार फंस जाते हैं जहां पे ऑडियंस जागृत नहीं होती, ना अच्छी बात पर आहा करती है, ना वाह करती है, ना बुरी बात पर आहा वाह करती है, बस ऐसे बैठ जाती है जैसे कोई बुत ला के बिठा दिया गया हो जबरदस्ती। लेकिन मैं चाहता हूं जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आपकी पंक्तियों पर तालियां और आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला, ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखें। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला, ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ सिल रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा, भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है? बोला, मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा, फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई, आप हनीमून पर नहीं गए? बोला, अमीर हूं। एक बार बात समझ आ गई हो तो तालियां बजाकर बताइए कि आज का ये कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है। ये तो हम भी 2 साल कोरोना के चक्कर में पड़े रहे, आज हमें मौका मिल रहा है तो आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी शादीशुदा हूं। पिछले दिनों पत्नी के साथ सो रहा था, अचानक रात के 2:30 बजे शोर शराबा सुनाई दिया, दोनों की आंख खुल गई। आंख खुली, पत्नी ने कहा, देखो किस बात का शोर हो रहा है। मैंने दरवाजा खोला, बाहर आया, गली में देखा मोहल्ले के लोग खड़े थे। मैंने पूछा, रात के 2:30 बजे किस बात का शोर? बोले, भाई साहब जरा सावधान रहना, सूचना ये मिली है कि कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने कॉलोनी के लोगों की बात सुनी, घर आया, पत्नी ने पूछा कौन था? मैंने कहा, कुछ नहीं, शराब पी के बेवड़े हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पीकर चुपचाप सो जा। तो कई बार ये स्थितियां हो जाती हैं। पर आइए, मैं उस पहले कवि को यहाँ पर खर्च करना चाहता हूं, या कहें कि उससे भोनी करना चाहता हूं आज के इस कवि सम्मेलन की, जो रेवाड़ी से हमारे बीच में है, भाई यशदीप कौशिक। थोड़ा सा आप भी साथ दीजिए, थोड़ा सा उसे भी हौसला मिले, क्योंकि हमारे बड़े कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब कहा करते थे कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आपका साथ मिले एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई यशदीप कौशिक। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूं, आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को विनम्र प्रणाम करता हूं। और आज के इस कवि सम्मेलन के, जैसा कि दीपक गुप्ता जी ने बताया, डेरा प्रमुख परम श्रद्धेय पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा जी को शत शत प्रणाम करता हूं। चाहे कोई कवि छोटा हो, चाहे कोई कवि बड़ा हो, तालियों की जरूरत सबको पड़ती है। और क्यों इन कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है, वो बात मैं आप सब तक पहुंचाता हूं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, बहुत अच्छे, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। भाई बहुत अच्छे, इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली। बहुत अच्छे यशदीप, वाह। और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, थोड़ा सा मजा आना चाहिए, और जरूरी नहीं मजा
मजे लेने के लिए दोस्तों अपनी गारंटी पर मजे लेना, ये नहीं किसी की रीस करने लग जाओ। वो एक हवाई जहाज में तोता और बंदर जा रहे थे, वो तोते ने घंटी बजा दी, एयर होस्टेस आई तुरंत, बोली हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बोला मैं तो मजे ले रहा था। बंदर को लगा यार ये बहुत बढ़िया टेक्निक मजे लेने की, तू भी ट्राई कर। बंदर ने भी घंटी बजाई, तुरंत आई एयर होस्टेस, बोली हाँ जी बताइए क्या कर सकती हूँ। बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब अगलों को तो मिल गया खेल, कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए, मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस परेशान, वो जाकर के गई पायलट के पास, उससे शिकायत कर दी। पायलट को भी आ गया गुस्सा, बोला दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही दोनों को नीचे फेंकने लगे, तोते ने बंदर से सवाल किया, बोला उड़ना आता है? बोला उड़ना तो नहीं आता। तो बोला फिर क्यों मजे ले रहा था? बहुत अच्छे भाई, वाह। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, समय बहुत कम है। हाँ भाई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फरीदाबाद के लोगों का कनेक्शन शिकारपुर से, इसलिए जोरदार तालियां वालियां बजाते रहो, मुस्कुराते रहो। तो दीपक जी का आदेश है एक विशेष कविता पढ़ने के लिए, और जैसा कि उन्होंने बताया पहले कवि को खर्च कर रहा हूं, वास्तव में खर्च होने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूं। पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा जी की भूमिका बनानी है हम सभी को, और उनको सुनने आप लोग आए हुए हैं। मैं सीधे सीधे कविता निवेदित करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था, पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। वाह। आपने देखा होगा कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, जीपीएस और पता नहीं क्या क्या डिवाइसेस आ गई हैं। आप किसी भी चीज को तुरंत लोकेट कर सकते हो, किसी भी चीज का पता लगा सकते हो, परंतु साइंस ने भी आज तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया जो मंदिर और मस्जिद के बाहर खोए हुए जूतों का पता लगा सके। परंतु मोदी है तो मुमकिन है। अभी पिछले दिनों रात को 8 बजे, जो कि उनका फेवरेट टाइम स्लॉट है, और कईयों को तो हार्ट अटैक आ जाता है जैसे ही 8 बजे मोदी जी आते हैं स्क्रीन पर, परंतु इस बार उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने टीवी पर आकर कहा, बहनों और भाइयों, अगर आप अपने जूते और चप्पल आधार कार्ड से लिंक करवा लें तो उनको भी ढूंढ के ला सकता हूं। बहुत अच्छे, वाह। मुझे तो याद आता है कभी दिलावर साहब ने कहा था कि जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर, और हुए मस्जिद से गुम जूते हमारे, जहां से पाए थे खोए वहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था, एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। मैं मन ही आया, पुजारी पर चिल्लाया, और पुजारी ने कहा, श्रीमान क्यों होते हो परेशान, मंदिर पर इल्जाम लगाते हो, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो। बहुत अच्छे। पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, जो बन चुका है खुद लोकतंत्र के लिए खड्डा, क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा? क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा? व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया है। बोला यहाँ इस देश में लाखों करोड़ों अरबों के घोटाले हो जाते हैं, तूने एक जोड़ी जूते के पीछे आसमान सिर पर उठा लिया। बोला व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया है। और पुजारी की बातों ने मुझे अंदर तक हिला डाला, और मेरे कवि हृदय ने तुरंत जूतों पर पूरा पुराण लिख डाला। अब अपने दुखी मन की व्यथा आप सबको बताता हूं, जूते को सिर्फ जूता समझने वालों, तुम्हें जूते की पूरी महिमा सुनाता हूं। तो यहां से जूते की यात्रा आरंभ होती है। कहीं आपको लगे कि आपके मन की बात को, आपके अनुभव को मैंने थोड़े से शब्द दे दिए हो, तो आपका आशीर्वाद तालियों के रूप में मंच तक मेरे पास पहुंचे। मैं कविता पढ़ना शुरू करता हूं। हाँ भैया। कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। बहुत खूब। कि जूता जो अच्छा, आपने देखोगा आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, इसी तरह से जूते के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं। कैसे? कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। और अगर यही जूता पानी में भिगो कर खिलाया जाए
तो खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है। तो खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है। और हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगली पंक्तियां इस पूरे सदन को समर्पित करता हूं, और रोक सको तो अपने हाथों को अब रोक करके दिखाना कि हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और जिस किसी को इन जूतों का प्रसाद माँ बाप या गुरुओं के हाथों मिल जाता है तो फिर यकीन मानना दोस्तों, उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। बहुत खूब यशदीप, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत तो अच्छा। यकीन मानना दोस्तों, उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। मगर गलती से अगर किसी को जूते खाने की लत लग जाए तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। और ऐसे लोग जूते के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी बरतते हैं। वो ना प्यार की ना तकरार की, वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। और जूते को जरा भी कम मत समझना, जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है। समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। और इतिहास की पृष्ठभूमि से इस मंच की सबसे छोटी कलम एक तर्क आपके बीच में रखती है। और अगर आपकी बुद्धि की कसौटी पर वो तर्क खरा उतरे तो फिर से सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि जूते को जरा भी कम मत समझना। जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है। समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। जूतों के पूर्वज जिन्हें कभी चरण पादुका या खड़ाओं के नाम से जाना गया था, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया। बहुत अच्छा, बहुत एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। और जूता भले ही अपने मुंह से कुछ ना कह पाता है, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। बहुत खूब भैया। और जूता जो बन चुका हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, जिंदगी में दिखाता ना जाने क्या क्या रंग है। मात्र कुछ उदाहरण आप लोगों के बीच में रखता हूं और फिर अपना स्थान लूंगा कि जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है। कि ये जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है। क्योंकि कहा है कि जब बाप का जूता बेटे के पांव में आ जाए तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। और जरा भी हैरान मत होना दोस्तों, ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। क्योंकि सिर्फ सूंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। बहुत अच्छे भाई। सिर्फ सूंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। और जब कभी ये जूता बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के भाल पर सज जाता है तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे आवारा मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। कि सरफिरे आवारा मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। और दोस्तों, जिसका कोई नहीं बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। कैसे कि वर की तलाश में भटकता लड़की का गरीब बाप हो या नौकरी की तलाश में सड़कों की धूल फांकता बेरोजगार हो, घिसा लेता है ये अपने तन को और अपनी जान पर खेल जाता है। नुकीले पत्थरों, राहों के कांटों या तपती रेत, सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। और सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। और जूता चुराने के बदले शगुन के तौर पर इनाम भी दिया जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है।
और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है। और वैसे ये जूता एक और काम में भी लाया जाता है जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। और आखिर में एक राज की बात बताता हूं, कहने में थोड़ा शर्माता हूं कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। क्योंकि और ये मैं सही बता रहा हूं, अनुभव की बात है। अभी पिछले दिनों नोएडा में कवि सम्मेलन हो रहा था, दीपक गुप्ता जी वहां पर भी संचालन कर रहे थे। अब जैसे ही मैं कविता पढ़ने लगा, कविता पूरी हुई, सामने से श्रोताओं में से एक ने जूता फेंक के मारा। मैं साइड में हो गया, मैं घबरा गया बुरी तरह से। मैंने दीपक जी से पूछा, मैं दीपक जी और पढ़ूं क्या? दीपक जी बोले एक जूते का करेगा भी क्या, एक और पढ़ डाल चल तू। और आजकल मेरे जैसा कवि बहुत डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। और अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है। कविता की अंतिम प्राण पंक्तियां आप लोगों की अदालत में रखता हूं। जिन पंक्तियों के कारण ये पूरी रचना रची गई, वो पंक्तियां आप सभी को समर्पित करता हूं कि अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है कि चाहे हो जूता या फिर जनता, कि चाहे हो जूता या फिर जनता, सिर्फ मंजिल पाने तक ही दोनों को फुसलाया जाता है। झूठे वादों की चिकनी चुपड़ी पॉलिश से चमकाया जाता है और मंजिल मिलने के बाद दोनों को ही बिसराया जाता है। और आखिर में जूतों को मिलता है कोना और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है रोना। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। चलते चलते अंतिम चार पंक्तियां इस पूरे सदन को समर्पित करके अपना स्थान लेता हूं कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले, कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले, बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिले, और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दें थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले, मुस्कुरा दें थोड़ा सा बस।